तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोस्कोप। तो आप सब बच्चों के माइंड में एक बात बैठ जानी चाहिए कि बीइंग अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके जो है ना उस पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से एक चीज़ माइक्रोस्कोप भी है, ठीक है। कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको फिर बता देती हूँ। एक स्लाइड बनाना, कि स्लाइड को कैसे बनाते हैं, चाहे वो हिस्टो की है चाहे वो आपके पास हीमो की स्लाइड्स हैं, उसको किस तरीके से बनाते हैं आपको आना चाहिए, ये कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं हम उनको कैसे मेंटेन करके रखना होता है, उनकी कैसे कैलिब्रेशन वगैरह उनको कैसे सेट करके रखना होता है, इस चीज़ पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तीसरा, आपको फिर बॉटमी आनी चाहिए। फिर बॉटमी होता है एक मेथड ऑफ ड्राइंग ब्लड, ठीक है। आपके ब्लड सैंपल को कैसे लेते हैं, किस सैंपल के लिए कितना ब्लड होता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चौथा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो कि एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसने स्लाइड्स देखनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। ऑल्दो हमारी बहुत से सेटअप्स में ये चीज़ काम डॉक्टर्स करते हैं, पैथोलॉजिस्ट करते हैं, बट ये काम टेक्नोलॉजिस्ट का भी है। सबसे पहले हम लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज़ का पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि लाइट डुअल नेचर की होती है, मतलब वो वेव लाइट भी होती है और पार्टिकल लाइट भी होती है। पार्टिकल लाइट मतलब उसमें छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, वो मिलकर ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेवलेंथ आपको पता है इस चीज़ को कहते हैं, जो आप ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है उसको कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे की तरफ होती है उसको कहते हैं ट्रफ। तो एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक के फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं, और ये कितनी डीप ट्रफ बना रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसका एम्पलीट्यूड। वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, अब लाइट, सबसे पहले कि लाइट किस किस्म की वेव है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव ऐसी वेव्स को कहते हैं जिन्हें ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए यही वजह कि हमारे पास सनलाइट पहुंच रही है। Visible light is that proportion of electromagnetic spectrum that can be detected by the human light. अब विजिबल लाइट उसमें से कौन सा वाला पार्ट है, वो पार्ट है जिसको हम लोग अपनी ह्यूमन आई के जरिए देख सकते हैं। Wavelength of a light ranging from approximately 400 nanometer deep violet to 800 nanometer far red. Human eye cannot see wavelength beyond 700 nanometer. First MCQ सबसे इम्पोर्टेंट कि ह्यूमन आई कौन से वेवलेंथ से ज़्यादा नहीं देख सकती, तो 700 नैनोमीटर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज अ साइन वेव, ये सब चीज़ें आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी है कि हम लोग इनको जो है वो साइन के ज़रिए, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसमें से साइन के ज़रिए हम उनकी मेजरमेंट्स करते हैं। लाइट हैज़ अ सिंगल वेवलेंथ इज मोनोक्रोमेटिक, यानी कि ऐसी लाइट जो एक सिंगल कलर देती है, एक सिंगल वेवलेंथ देती है, उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। और इसमें सबसे जो टॉप एग्जांपल है वो आपके पास लेज़र लाइट है। वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट दैट कंटेन्स सम परसेंटेज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ थोड़ा थोड़ा सा परसेंटेज में आपस में मिलती है, तो आपके पास वाइट लाइट मिलती है। वन measure of the mixture of a light given off by a light source is color temperature, यानी कलर टेम्परेचर की बेस पे आप कह सकते हैं कि ये कलर आपको किस तरह का शो नजर आएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द हायर द कलर टेम्परेचर द क्लोजर द लाइट इज टू द नेचुरल डे लाइट, यानी कि 5200 केल्विन नेचुरल डे लाइट का टेम्परेचर है। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, और जितना करीब होगा इस कलर टेम्परेचर के उतनी वो हमें नेचुरल डे लाइट जैसा कलर देगा। थर्ड एमसीक्यू, द हायर द टेम्परेचर द मोर ब्लू और वाइट लाइट अपीयर्स टू द आई, lower the temperature the more yellow and light appears is being warmer. मैम जी मैम ये कलर टेम्परेचर वाला रिपीट दें। कलर टेम्परेचर हम लोग ना एक रेफरेंस रेंज यूज करते हैं। जो डे लाइट है ना हमारे पास, नेचुरल डे लाइट जिसको हम वाइट लाइट कहते हैं, वो 5200 केल्विन आपको टेम्परेचर देती है। अब जितना इस टेम्परेचर के करीब, मतलब वो टेम्परेचर ऐसे मेजर होता है कि जो आपकी वेवलेंथ होती है ना, हम उनको डिफरेंट डिटेक्टर्स के थ्रू गुजारते हैं और वो उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। आप ऐसे ही हाथ रख के या थर्मामीटर रख के नहीं इसको मेजर करते, डिटेक्टर्स मेजर करते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो असल में जितना हाई टेम्परेचर होता है ना, उसका मतलब है वो उतनी हाई एनर्जी
हाई एनर्जी की वेवलेंथ है। हायर टेम्परेचर मीन्स हायर एनर्जी। तो वो कह रहे हैं कि जितना लोअर टेम्परेचर होगा उतनी वो येलोइश या रेड लाइट अपीयर होगी, और जितना आपके पास हाई टेम्परेचर होगा उतनी वो ब्लू या वाइट लाइट अपीयर होगी। क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you. शॉर्टर वेवलेंथ मीनिंग हाई एनर्जी एंड मोर ब्राइटनेस। थर्ड एमसीक्यू, जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतना हाई एनर्जी होगी और मोर ब्राइटनेस होगी। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 और ये 4, ये चारों किसी भी तरीके से थोड़े बहुत अल्टरनेट करके चेंज होके ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आते ही रहते हैं, चाहे वो आपके सेंडप्स के एमसीक्यूज हों, चाहे वो आपके यूएचएस का हो। उसके बाद वो कह रहे हैं आप एनर्जी लेवल कैसे किसी वेव लाइट का मेजर कर सकते हैं, तो वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन पर फोटोन। तो पर फोटोन कितनी एनर्जी है उसके पास, उसे आप उस वेवलेंथ की जो है एनर्जी लेवल को मेजर कर सकते हैं। एक और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, विजिबल लाइट हैज एनर्जी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन। फिर उसके बाद ये भी एक एमसीक्यू है, एक्सेस है हाई एनर्जी लेवल 50 to 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये जो पूरा ये स्लाइड है ना, इसके अंदर इतने सारे एमसीक्यूज हैं, इसीलिए आप इन सबको एक जगह पे या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या बेहतर है कि आप बुक में मार्क कर लें, क्योंकि ये बुक के अंदर लिखी हुई है सारी बातें। और ये एनर्जी लेवल और ये वेवलेंथ किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करती है, इस चीज़ से कि आप किस तरह की चीज़ कौन सा आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। चाहे आप टंगस्टन फिलामेंट लैम्प यूज़ कर रहे हैं, आप एक जो हमारी आजकल यूज़ होती है एलसीडी बल्ब यूज़ कर रहे हैं, आप लेजर लाइट यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेस पे आप वेवलेंथ की डिपेंड करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में ना एक उसकी प्रॉपर्टी है कि द मीडियम थ्रू विच द लाइट पासिस कैन ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन। अब क्या इफेक्ट है? द एक्चुअल स्पीड एट विच लाइट पासिस थ्रू द मीडियम, यानी कि उसकी स्पीड को इफेक्ट कर सकती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, एक अब होता क्या है, जब भी लाइट किसी मीडियम से पास करेगी, मीडियम के अपने भी एटम्स होते हैं, और आपको पता है लाइट भी फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। वो एटम्स और फोटॉन्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके दरमियान में क्या क्रिएट होगी? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से लाइट की स्पीड कम हो सकती है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, कि लाइट की स्पीड में रिटार्डेशन आ गई या लाइट में रिटार्डेशन आ गई है। और दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी ना, डेंसिटी का मतलब है कि जितना ज़्यादा मास होगा उस चीज़ का, उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी? रिटार्डेशन आएगी। ये देखें आप इस डायग्राम में, एम्पलीट्यूड कितना हाई स्टार्ट हुआ एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आके वो स्मॉल होता गया। तो ये क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन होती है, हम वैसे तो हम कहते थे एब्जॉर्प्शन होगी इनटू द मीडियम थ्रू विच इज पासिस, असल में वो कोलिजन की वजह से आपके जो पार्टिकल्स जो वेवलेंथ्स होती है वो डिफरेंट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सारी फिजिक्स है इसके अंदर। Entering rays of light entering a sheet of a glass at right angle are retarded in speed but their angle are unchanged। यानी कि अगर एक मीडियम है, अगर आपके पास ये मीडियम है, इसमें से लाइट पास आउट की है ऑन एट 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो ये सीधे पास आउट कर जाएगी। स्पीड फिर भी कम होगी क्योंकि मीडियम से गुजर रही है। अच्छा, लास्ट मुझे किसी बच्ची का आया है कि लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। आप ये हायर द डेंसिटी द ग्रेटर द डिग्री ऑफ रिटार्डेशन, ये कह रहा है कि मीडियम जितना डेंसर होगा ना, जितना ज़्यादा उसके अंदर मास होगा उतनी ज़्यादा रिटार्डेशन होगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना मास होगा उतने पार्टिकल ज़्यादा होंगे और उतनी जो है रुकावट भी ज़्यादा आएगी। अब इसमें वो कह रहे हैं कि ये आपके पास मीडियम है, 90 डिग्री में आया है, वो पास आउट हुआ है, और वो स्पीड उसकी बेशक लो हो जाएगी लेकिन उसका एंगल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास लाइट किसी एंगल पे स्ट्राइक करें, यानी ये एंगल बना रही है, अगर आप इस वाली जगह से देखें तो ये इसके साथ क्या बना रही है? मीडियम के साथ एक एंगल बना रही है। तो जब ये मीडियम में से पास आउट होंगी, इनकी स्पीड पे तो फर्क आएगा ही आएगा, साथ में इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में फ़र्क होता है। रिफ्लेक्शन में लाइट
टकरा के वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन में वो टकरा के अपना एंगल चेंज करके दूसरी जगह पे चली जाती है, ठीक है, मीडियम से पास आउट होती है। अब दो चीज़ें हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब मैट्रिक और इंटर की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जिस एंगल के साथ आके वो उसके साथ टकराएगी उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और वो कह रहा है कि इसमें हम लेके देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, और उसका हम ले लेते हैं साइन टू द रेशियो ऑफ साइन वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, साइन। तो हमारे पास उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाता है। अगर कोई कर्व सरफेस है तो उसके साथ क्या होगा, वो कह रहे हैं कि जितनी कर्व सरफेस होगी ना, वो उसके अंदर आ कर्व लेंस एग्जिबिट बोथ रिटार्डेशन एंड रिफ्रैक्शन। यानी कि एक कर्व सरफेस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम माइक्रोस्कोप पढ़ने लगे हैं, तो माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि कर्व लेंस ही यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर रिटार्डेशन भी आएगी और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी होगा। द एक्सटेंट विच इज़ कन्वर्ट बाय द एंगल ऑफ लाइट एट विच इज स्ट्राइक्स, यानी कि वो एंगल जिस पे वो स्ट्राइक करती है सरफेस के साथ, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हम ये सब इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हम लोगों ने जब लाइट की एडजस्टमेंट करनी होती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो हमें थोड़ी बहुत इन चीज़ों से थोड़ी समझ आ जाती है। इमेज फॉर्मेशन बाय माइक्रोस्कोप दो किस्म की होती है, एक रियल एक वर्चुअल। इंपॉर्टेंट MCQ, रियल और इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, इसको कॉपी पेस्ट भी कर देंगे तो आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज, यानी कि लाइट जो है वो स्क्रीन के दूसरे साइड पे जाके वो यूनाइट करती हैं और रियल इमेज बनाती हैं। द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड, उल्टी होती है। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि ये इमेज स्क्रीन पे बनती है। वी कैन रीच टू इट, यानी कि हम उसको देख सकते हैं उसको, अगर हम लोग उस इमेज को कैप्चर करना चाहें तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट फॉर्म आर वर्चुअल इमेज, द इमेज इज रियली इरेक्ट, मतलब सीधी होती है। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे नहीं बनती वो। दूसरा, बिहाइंड द मिरर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि वो तो इमेज बनती है ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिहाइंड द लेंस, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो लेंस से पहले बन जाती है लेकिन मिरर पे नहीं आती। वी कैन रीच टू इट, यानी हम उसको अगर उसकी हम लेना चाहें, पिक्चर लेना चाहें तो हम नहीं ले सकेंगे, जैसे कि ये इमेज, ठीक है, यानी कि आपकी लाइट ऑब्जेक्ट से पास आउट हुई लेकिन वो मीट नहीं की। जब आप इसको एक वर्चुअली आप इसको पीछे जाके यूनाइट करते हैं तो देन आपके पास एक वर्चुअल इमेज आती है, ये स्क्रीन पे नहीं आती और आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते। अब इमेज फॉर्म कैसे होती है, लाइट सोर्स से मिरर के साथ टकराती है लाइट, वो कहाँ से पास आउट होती है, कंडेंसर से। कंडेंसर असल में अपर्चर का काम करते हैं, वो हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि हमें कितनी ब्राइट इमेज चाहिए या कितनी लो इमेज चाहिए। देन वो किससे पास होती है, आपके ऑब्जेक्ट से। अच्छा, कंडेंसर आपके पास पहले एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, अब ये वर्चुअल इमेज एज एन ऑब्जेक्ट के लिए क्या काम करेगी, एज एन इमेज काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी, और ऑब्जेक्टिव इनको क्या बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा। अब ये जो इमेज है ये रियल इमेज काम करेगी, और फिर ये इसके बाद ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम, और आई पीस इसको कैप्चर करके हमारी आई को दिखाएगा, और आई में फिर आपको पता है स्क्रीन हमारी रेटिना होती है। लाइबा, अगर आप मुझे बता दें कि कौन सी स्लाइड का 4th पॉइंट, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा दूँ। अच्छा, रियल इमेज वाला का, दिस इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द लेंस, ये आपका लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आप मिरर से बना रहे हैं या आप लेंस से बना रहे हैं, इसमें हम माइक्रोस्कोप में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं लेंस की। तो आपने इसके अंदर लेंस को ही लेके चलना है, ठीक है। लेंस के अंदर ये बिहाइंड द लेंस बनेगी, ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें वर्चुअल की तो वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी, जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम मिरर की बात करें तो उसका कंडीशन अलग है, लेकिन क्योंकि हम लोग बात किसकी करें, हम लोग बात करें हैं लेंस की, तो इसीलिए हम इसमें लेंस को ही कंसिडर करें। व्हाट द पॉइंट? अब वो कह रहे हैं कि ईच वेवलेंथ विल बी रिफ्लेक्टेड टू अ डिफरेंट एक्सटेंट, यानी कि कौन लाइट सोर्स कौन सी आ रही है, उससे क्या वेवलेंथ बन रही है, वो डिफरेंट उसके ऊपर डिफरेंट एंगल पे क्या करेगी, लेंस के साथ जाके रिफ्लेक्ट करेगी। अब वो कहता है कि उसमें से जो ब्लू है ना वो शॉर्टर फोकस देगी किसके मुकाबले में, रेड के मुकाबले में। एक और एमसीक्यूज के ब्लू किसका फोकस शॉर्टर होता है, ब्लू का कि रेड का, मतलब वो डिफरेंट कलर देते थे, ब्लू ग्रीन येलो और वाइट। तो आपने लिखना है कि ब्लू, क्योंकि ब्लू जो है ना वो ज़्यादा वो कर जाएगी, कम छोटे एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू रेड। रेड जो है वो ज़्यादा लंबे उस पर करेगी, एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। जितने ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी उतना ज़्यादा फोकस होगा, और जितने कम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी उतना शॉर्टर फोकस होगा। अब क्या होता है, एक होती है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, जब कफ सरफेस के साथ आके लाइट टकराती है ना, तो हर लाइट एक डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से क्या करती है, एक डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से जाके लेंस के साथ टकराती है। अब डिफरेंट वेवलेंथ के साथ टकराने की वजह से हर लाइट अपना एक कलर देती है, उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, इस तरह की कुछ क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक मीन्स कलर, एब्रेशन में कोई आपकी जो है वो खराबी आ गई है, कोई कमी आ रह गई है। अब इस क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से हमें कुछ इस तरह की इमेज शो होती है। इसको सही करने के लिए फिर हम डिफरेंट लेंस के कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। उनमें एक है एपोक्रोमेटिक और एक है एक्रोमेटिक। वो कह रहे इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ कंपाउंड लेंसेज, यानी हम कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज़ करते हुए एक माइक्रोस्कोप बनाएं जो क्या करेगी, वो इन जो हमारे कलर करेक्शन है इसको सही करेगी। अगर तो हम लोग टू कलर्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्रोमेट और एपोक्रोमेट का डिफरेंस भी आ सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि टू कलर्स को करने के लिए जो हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है एक्रोमेट। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ब्लू और रेड लाइट से जो हमारे पास बन रहा होता है, एब्रेशन आ रही होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्रोमेट। अब ब्लू और रेड को ख़त्म करने के बाद एक सेकेंडरी स्पेक्ट्रम बन जाता है हमारे पास येलो और ग्रीन का। उसको भी ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मज़ीद लेंस ऐड करते हैं। अब ये लेंस ऐड करने से हो क्या रहा है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है अगर किसी को अपनी थोड़ी बहुत फिज़िक्स याद हो, ये मज़ीद लेंस ऐड करने से असल में चेंज क्या आ रहा है, एनीवन? असल में जितने लेंस हम ऐड करते जाते हैं ना डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट लेंस के, उतना उतना हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है वेवलेंथ्स का। और उससे क्या होता है कि वो जो लाइट के हमारे पास फोकस नहीं आ रहा था वो लाइट फोकस होने लग जाती है। जितनी लाइट फोकस होगी उतना शार्प इमेज बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट? मैंने अभी सारे बच्चों से पूछना है कि ये क्या है, इसीलिए बी अटेंटिव। के बाद है जी स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, यही बात कि जब लाइट आके टकराएगी तो डिफरेंट वेवलेंथ पे आपको, अच्छा क्रोमेटिक में क्या होता है कि क्रोमेटिक एब्रेशन में ये जो है ना डिफरेंट वेवलेंथ पे जाके कर रही होती हैं बाउंड, सॉरी, एक वाइट लाइट आती है और उनमें से दो जो वेवलेंथ बनती हैं वो डिफरेंट उसके ऊपर जाके फोकस देती हैं। जबकि स्फेरिकल में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस के साथ आके डिफरेंट वेवलेंथ्स आके टकराती हैं और डिफरेंट पॉइंट पे जाके अपना फोकस दे रही होती हैं। ये दोनों में फ़र्क है स्फेरिकल एब्रेशन में। और स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से ना ऐसी कुछ स्लाइड आपको नज़र आती है।
यानी आपको वैसे पॉइंट एक नज़र आ रहा होता है, पर जब आप स्फेरिकल एब्रेशन को सही करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ये दो अलग-अलग पॉइंट्स थे, बल्कि दो अलग-अलग चीज़ें थी। अच्छा, अभी तक मुझे ज़रा सब ये कुछ आपको बार स्लाइड दोबारा ऐसी नज़र बता आती दो है। स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में होता है कि जब कर्व सरफेस के लेंस से आके लाइट टकराती है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है ना, उसमें डिफरेंट रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सारी क्या करती हैं, ये डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट करती हैं। अब डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट करने की वजह से ये एक जैसा फोकस नहीं देती और आपको ऐसी ब्लरी सी इमेज नज़र आती है। देन आप इसको जब सेट करते हैं डिफरेंट लेंसेज यूज़ करके, तो फिर आपके पास ऐसी क्लियर इमेज आती है। अब अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको लग रहा है कि ये वाला एरिया सारा कुछ इकट्ठा ही कुछ है, यानी इकट्ठा ही कोई सेल्स पड़े हुए हैं और ये पूरा एक शो करें। बट जब इसको क्लियर किया गया तो हमें पता चला ये दो भी अलहदा सेल थे, ये दो भी अलहदा सेल थे, और ये जो हमें बिल्कुल ही नहीं क्लियर नज़र आ रहे थे ये दो भी अलहदा सेल थे। ये स्फेरिकल एब्रेशन करने से हमारे पास क्लियर इमेज बन गई, करेक्ट करने से स्फेरिकल एब्रेशन। आइए अब समझ। मैम और इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? उसके अंदर सिंगल लाइट आके जो है वो डिफरेंट उस पर कर रही होती है। ये देखो मैं बताती हूँ, ये देखो इसमें सिंगल वाइट लाइट आई और रिफ्रैक्ट की। अब आपने इसको सेट करने के लिए दूसरा लेंस लगाया, अब दूसरे लेंस के ऊपर जो लाइट्स आ रही हैं वो भी डिफरेंट एंगल पे बेंड कर रही हैं, ठीक है। फिर इसको सही करने के लिए आप मज़ीद एक और लेंस लगाते हैं जो कि इनको भी फोकस करवाती है किस पे, एक पॉइंट पे। क्लियर है? यस मैम। और उसको स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से हमें जो है ना वो डिस्टिंक्शन नहीं नज़र, इसमें हम लोगों को डिफरेंट ब्लर, इसमें भी हमें ब्लरी इमेज नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर हमें ना कलर नहीं सही से नज़र आ रहा, जबकि स्फेरिकल एब्रेशन में हमें फोकस ही नहीं सही से होता, दो पॉइंट्स ही अलग-अलग नज़र सही से नहीं आते। लेकिन जब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं तो हमें दो चीज़ों का अंदर का डिफरेंस क्लियर हो जाता है। जी मैम ठीक है। कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, मुझे दोबारा किसी बच्ची ने कहा कि मैम फ़र्क बता दें स्फेरिकल और उसमें एब्रेशन में, कलर एब्रेशन में। फहीला, आप किस में जो डिफरेंस कह रही हो बता दें। आई थिंक उसको क्लियर हो गई है बात। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो क्रोमेटिक, और उसमें मैं आपको बता रही थी क्रोमेटिक में ये होता है कि आपके पास एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट आई है, वाइट लाइट, और वाइट लाइट में आपको पता है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, वो क्या करेंगी, वो लेंस के साथ आके टकराएंगी और डिफरेंट एंगल पे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इसकी वजह से हमें थोड़ी सी ब्लरी सी और थोड़ा सा कलर जैसे रेनबो कलर का नहीं नज़र आने लग जाता है लेंस के अंदर, वैसा नज़र आता है। देन आप उसको करेक्ट करते हैं डिफरेंट लेंसेज यूज़ करके, ठीक है। स्फेरिकल में क्या होता है, आपके पास 3 वेवलेंथ्स की लाइट आ रही है और वो वेवलेंथ्स कर्वेचर से डिफरेंट एंगल्स पे क्या कर गए, रिफ्रैक्ट कर गए। डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट करने की वजह से फोकस सही नहीं होता, ब्लर्ड इमेज आती है और आपको दो पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस सही से फील नहीं होता। अब माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या हैं, सबसे पहले अगर हम लोग नीचे से आना शुरू करें तो हमारे पास लाइट स्विच होता है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपने ब्राइटनेस एडजस्टमेंट करनी होती है कि कितना आपको ब्राइट इमेज चाहिए और कितना आपको लोअर इमेज चाहिए, डार्क इमेज चाहिए। ये इसकी बेस है। स्टेज वो एरिया होता है जहाँ से आप ये स्टेज कंट्रोल वो एरिया जिससे आप इसको ऊपर नीचे करते हैं। इसको ऊपर नीचे हम लोग करने से क्या होता है, हमारा जो ये इल्यूमिनेटर से डिस्टेंस है ना, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। फाइन एडजस्टमेंट में आपने यूज़ करते हैं ताकि आपकी इमेज क्लियर बने, ठीक है। कोर्स एडजस्टमेंट के अंदर आप इसको मूव करवाते हैं, ये जो स्टेज है ना आपका, इसको मूव करवाते हैं। देन इल्यूमिनेटर, ऑब्वियस सी बात है, लाइट हमें सोर्स चाहिए होती है। डायाफ्राम कंडेंसर, यानी जो कंडेंसर होता है ना, उधर से लाइट फोकस करती है और डायाफ्राम जो है ना वो बताते हैं कि कितनी लाइट हमें चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। देन आपके पास ये क्लिप स्टेज होते हैं, ये वर्नियर कैलिपर टाइप सा होता है।
इसी के ज़रिए आप अपनी स्लाइड को उसके ऊपर जो है वो होल्ड करते हैं स्टेज के ऊपर। ये स्टेज है आपका आर्म, ताकि आप माइक्रोस्कोप को इजीली हैंडल कर सकें। ये इसका हेड है। कलर ओक्यूलर लेंस, इससे ये बायो ओक्यूलर लेंस है, ठीक है। इसके ज़रिए आप जो है वो देखते हैं आपके आई पीस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं डायोप्टर एडजस्टमेंट। डायोप्टर का मतलब ये है कि ये जो लेंस है ना, दोनों इनके आपका जो आँख है वो हर किसी का डिफरेंस अलग है ना, आँख का आपस में डिफरेंस। तो इसके ज़रिए आप इन दोनों इसको मूव करवा सकते हैं कि आप कितने करीब से देखना चाहते हैं, सॉरी आपकी आँख कितनी करीब और कितनी दूर है, तो उसका डिस्टेंस आप इसके ज़रिए एडजस्ट करते हैं। ये नोज पीस है। इस नोज पीस के साथ आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच होते हैं। ये मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर आपको डिफरेंट केस में इसमें 10 से स्टार्ट होता है, 10, 40, देन 100x तक जाता है ये। लाइट सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आप प्रोग्रेशन जिसके लिए हमने वो सारी लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आप प्रोग्रेशन ऑफ लाइट डेवलप फ्रॉम ऑयल लैम्प, यानी कि ऑयल लैम्प से हम किस पे आ गए हैं, लोअर वोल्टेज इलेक्ट्रिक लैम्प्स। दीज ऑपरेट वाया, अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं और भी एडवांसमेंट हो गई है। दीज ऑपरेट वाया ट्रांसफार्मर एंड कैन बी एडजस्टेड टू द इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, यानी कि वो मैंने आपको दिखाया था ना, ये नीचे वाला पार्ट, इसके ज़रिए आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं आपको कितनी लाइट चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। These operate और dispersal of a heat, collection of greatest amount, डायरेक्शन, क्या क्या हम लोग लाइट किस क्या क्या हमारे पर इफेक्ट लाती है कि कितनी ज़्यादा हीट डिस्पर्स हो रही है। जाहिर सी बात है लाइट के फोटोन्स होते हैं वो हीट प्रोवाइड करते हैं। ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट हमें कितनी चाहिए, कितनी कलेक्शन ऑफ लाइट चाहिए, डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस, ऑल द केयरफुल इवेलुएटेड, यानी कि ये सब चीज़ें आपने एक अच्छा माइक्रोस्कोप खरीदना है अगर आप अच्छे लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं और आपका इरादा है अपनी लैब बनाने का, तो आपने उसके अंदर क्या क्या देखना है उस माइक्रोस्कोप के अंदर। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मैम आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, तो आपने उसके अंदर क्या क्या देखना है कि उसके अंदर से कितनी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। आपको पता है जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा वो आपके उसको इफ़ेक्ट करती है, आपकी स्लाइड को इफ़ेक्ट करती है, आपकी वर्किंग को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट, डायरेक्शन के आया वो उसकी लाइट की डायरेक्शन आपकी स्लाइड से गुजर भी रही है या नहीं गुजरी, डिस्टेंस के उस लाइट का और कंडेंसर का आपस में डिस्टेंस कितने हैं, ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। ये लाइट और कंडेंसर का डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को समझ ना आई हो। ये लाइट और कंडेंसर का जो डिस्टेंस है ना, ये भी मैटर करता है। जितना आप करीब लाएंगे उतना ब्राइट होता जाएगा और जितना आप दूर लेके जाएंगे उतना डार्क होता जाएगा। द एक्सेस ब्राइटनेस इज रिड्यूस टू कंफर्टेबल व्यूइंग लेवल, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो उसके अंदर बैकग्राउंड सारा ही छुप जाता है और आपको सही से फिर नज़र नहीं आता। और फिर उसके लिए हम डिफरेंट फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो पेजेस होते हैं ना उसके अंदर जो फ़िल्टर पेपर्स होते हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं और डिफरेंट फ़िल्टर्स आते हैं माइक्रोस्कोप के साथ कि आपने इस तरह की स्लाइड देखनी है तो आप यही फ़िल्टर यूज़ कर लें, इस तरह की स्लाइड देखनी है तो ये। देन है कंडेंसर। कंडेंसर क्या मेन फोकस क्या है कि उसने क्या करना है, लाइट को जो अवेलेबल लाइट है उसको कंसनट्रेट करना है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अब सबसे पहले वो ऑप्टिकल कंपोनेंट, यानी कि या तो वो आइदर मिरर होगा या कोई प्रिज्म होगा जिससे वो लाइट टकरा के, या जो लेंस होता है, अगर आप लोग अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें लैब्स में तो उसके ऊपर एक हल्का सा लेंस लगा होता है, उसके ज़रिए वो टकरा के लाइट किस पे आती है, कंडेंसर के पास। कंडेंसर उसको किस पे फोकस करवाता है, वो आपके जो है ऑब्जेक्ट पे उसको फोकस करवाते हैं। वंस द करेक्ट पोजिशन ऑफ द कंडेंसर हैज़ बीन, अच्छा वो कह रहे हैं मैनी माइक्रोस्कोप हैव अ कंडेंसर कैपेबल ऑफ वर्टिकल एडजस्टमेंट, यानी आप उसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि आपकी स्लाइड की जो थिकनेस है वो क्या है। स्लाइड की थिकनेस से मुराद ये होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं उसमें हम लोग पेरिफेरल स्मीयर जैसे होते हैं उसमें हम बड़ी थिन स्लाइड बनाते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे मलेरिया पैरासाइट को देखना होता है तो उसकी ज़रा थिक सी हम लोग स्लाइड बनाते हैं, एक जैसे हम लोग उसको ना ग्रेटर एंगल पे रख के स्प्रेड करते हैं स्लाइड पे, तो वो एक थिक स्लाइड बनती है। तो उन
जितनी थिक स्लाइड होगी उतना ज़्यादा मीडियम होगा, तो हम फिर उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कंडेंसर को ऊपर नीचे मूव करवाते हैं। ये जो कंडेंसर है ना, ये कंडेंसर ये ऊपर नीचे मूव करते हैं ताकि हमारे पास लाइट की एडजस्टमेंट सही हो सके। ऑयल कंडेंसर एवन अपर्चर डायाफ्राम। अपर्चर का क्या काम होता है कि वो बीम ऑफ लाइट कितनी चाहिए हमें, वो कंडेंसर के बाद हम अपर्चर के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब ये देखें, ये बहुत ब्राइट अगर आपके पास इमेज हो तो वो कुछ ऐसी शो होती है कि आपके पास जो इमेज है ना वो पीछे सारा बैकग्राउंड ही आपका छुप जाता है। अब इससे क्या होता है, बैकग्राउंड में अक्सर हमें प्लेटलेट्स वगैरह जो होते हैं वो फिर सही से शो नहीं होते। अब इसके बाद कह रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ द आइरिस डायाफ्राम। ऑल्टर द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन ऑफ लाइट, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि वो ये जो कॉन ऑफ लाइट आ रही है ना, ये इसको क्या करता है, इसको एडजस्ट करता है, इसको कंट्रोल करता है कि आया हमें ज़्यादा चाहिए या कम। वही बात अगेन कि अगर ज़्यादा चाहिए होगी तो हम उसको करीब करते जाएंगे और कम चाहिए होगी तो हम दूर करते जाएंगे। If diaphragm is close too much, the image become too contrasty and refractile। मतलब कि too contrasty का मतलब है बहुत blackish सी नज़र आने लग जाएगी। blackish इस सूरत में आएगी कि वो बहुत black होगा। वैसे contrast का मतलब ये होता है कि dark कलर ज़्यादा नज़र आएगा और light कलर कम।